हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को, सीडीपी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर है और यह पेपर आपका 29 दिसंबर 2022 का पेपर है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था सी टेट का, जो आपका 28 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक हुआ था, यह आपका 7 फरवरी 2023 तक एग्जाम हुए थे। तो इनको मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगी, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, चीज़ें आपकी सभी समझ में आएंगी, सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आपको बताना है स्थूल गत्यात्मक कौशल का कौन सा उदाहरण हो जाता है। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आड़ा टेढ़ा जिंग जैंग यानी कि जिंग जैंग तरीके से काटना, या फिर धागे में माला पिरोना, या खंबे की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना। तो आपको इसका बताना है। स्थूल कौशल होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है, क्या होता है, इसका उदाहरण क्या हो जाता है। स्थूल का मतलब होता है जहाँ पे हमारी जो हाथ पैरों की बड़ी बड़ी मसल्स हैं वह काम करती हैं। किसमें? स्थूल गत्यात्मक कौशल में। तो यहाँ पे आपका यह हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि खंबे की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना। यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पैरों की बड़ी बड़ी मसल्स हैं वह काम करेंगी कि हम फुटबॉल को क्या कर रहे हैं, लात मार के वह ढकेल रही हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यह कैसा उदाहरण हो जाता है? तो यह आपका स्थूल गत्यात्मक उदाहरण होता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म की। तो सूक्ष्म कैसा उदाहरण होता है, नाम से ही पता चल रहा है। वह आपका यानी कि आपके हाथों की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं वह काम करती हैं। यानी कि चित्र बनाने के लिए हम पेन पकड़ते हैं तो हमारी उंगलियों के माध्यम से होता है। कागज को आड़ा टेढ़ा यानी कि तरीके से हम काटेंगे तो हमारी उंगलियां ही काम करेंगी। धागे में माला पिरोएंगे तो हमारी उंगलियां काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी मसल्स काम करती है तो वहाँ पे आपका क्या होता है, स्थूल होता है। छोटी मसल्स काम करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना फिक्स है। आपको ध्यान रखना है कि बड़ी बड़ी मसल्स काम करेंगी तो आपकी स्थूल गत्यात्मक होगी, जैसे दौड़ने में, चलने में, भागने में। इन चीज़ों में क्या होता है, आपकी बड़ी मसल्स काम करती हैं और छोटी छोटी मसल्स होती हैं वह आपकी सूक्ष्म कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि बच्चों का यहाँ से बताना है कि से की ओर बढ़ता है। यानी कि बच्चों का जो विकास होता है किस से किसकी तरफ बढ़ता है। तो आपको बताना है केंद्र से बाहर की ओर जाता है, पैर से सिर की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, जटिल से सरल की ओर जाता है। जो बच्चों का विकास होता है किस तरीके से जाता है, तो आपको बताना है कि बच्चे का विकास की बात करते हैं तो बच्चे का विकास है सेंटर टू पेरीफेरी जाता है। यानी कि केंद्र से कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। केंद्र से कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। विकास कहाँ से जाता है, केंद्र से कहाँ जाता है, बाहर की ओर जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? बाहर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होता है। पैर से सिर की तरफ नहीं होता, सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। जटिल से सरल नहीं होता, सरल से कहाँ होता है, सरल से आपका जटिल होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का विकास कैसे होता है, एक तरीके से होता है। यानी कि यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरीफेरी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। आगे बात करते हैं, यह जो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से कहाँ होता है,
पैर की तरफ होता है, यह भी आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पैर से सिर की तरफ दे रखा है, यह गलत होता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको कथन और रीजन वाले क्वेश्चन आप सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है कि बच्चे का सामाजिकरण परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है, तो यह बात सही है या गलत है आपको बतानी है। यहाँ पे आपको रीजन दे रखा है, रीजन में कहा गया है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, सही विकल्प चुने। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, तो आपको बताना है, सॉरी दोनों गलत हैं, तो आपको बताना है कि इसमें जो सामाजिकरण होता है किस तरीके से होता है, इसका आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर होता है, यहाँ पे आपको देखना है, कथन में दे रखा है कि बच्चों का सामाजिकरण परिवार उनके माता पिता के द्वारा होता है, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाती है कि बच्चों का जो विकास होता है परिवार में भी होता है। कथन में आपको दे रखा है कि कारण में दे रखा है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सही विकल्प चुनिए। तो बिल्कुल बात सही है कि सामाजिकरण का प्राथमिक जो संस्था होती है, प्राथमिक संस्था होती है, वह आपका क्या होती है, वह आपका परिवार होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो प्राथमिक संस्था होती है वह आपका परिवार होती है। द्वितीयक संस्था की बात करते हैं तो उसमें आपका विद्यालय आ जाता है, मीडिया आ जाता है, आपका आस पड़ोस आ जाता है, वह आपका क्या हो जाता है, द्वितीय हो जाता है। प्राथमिक की बात की जाए, हमेशा आपको ध्यान रखना है आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वही आएगी। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो आपको बताना है कि यह आपका संरक्षण कहलाता है, अनुक्रमता कहलाता है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण कहलाता है, या तार्किक अनुप्रयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी जानी चाहिए। तो सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, यह जो आपकी अवधारणा है सिखानी जानी चाहिए। कौन सी, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। तो आपको बताना है वह आपकी कौन सी अवस्था होती है जब बच्चे हैं वस्तुओं को क्या कर देते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि संरक्षण की क्या आ जाती है, उनमें समझ आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, वह आपकी संवेदीगामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे की यह आपकी 4 अवस्थाएं होती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि बच्चों में क्या आ जाती है, इस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होता है वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। इस अवस्था की हम बात करते हैं तो यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदीगामक की बात करते हैं तो यह आपकी 0 से 2 वर्ष की होती है। आगे बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक की, तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष होती है। इसकी बात करते हैं तो यह आपकी 11 से 15 वर्ष होती है। तो आपको ध्यान रखना है, यह जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं दी गई हैं। तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। मूर्त को हम मूर्त बोलते हैं, औपचारिक को हम क्या बोलते हैं, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बच्चा है
इसमें क्या करता है, चीज़ों को क्रम में लगाना स्टार्ट कर देता है, उसकी यह चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच का होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए? तो पाठ का, वस्तु स्थायित्व का, स्कीमा का, या फिर समीपवर्ती विकास क्षेत्र का। किसके अनुसार बताना है, आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे के अनुसार बताना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसके फोल्डिंग होता है यानी पाढ़ होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, स्कीमा होता है, या समापवर्ती विकास क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर होता है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा होता है। इसमें संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिक के आधार पर जांचती है। जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि वर्तमान में रजनी है संज्ञानात्मक नैतिक विकास के कौन से स्तर पर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि रजनी है जैसे को तैसा, इस तरीके की उसकी विचारधारा है, इस तरीके से उसकी मानसिक जो आधार है वह उसका बन चुका है। तो कौन सी अवस्था में है? परंपरागत है, पूर्व परंपरागत है, उत्तर परंपरागत है, या फिर आपकी औपचारिक परंपरागत अवस्था होती है। तो आपको बताना है किसके अनुसार, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजते हैं, खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, बिल्कुल बात सही है, समस्या का सामना करना पड़ता है, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर रहे हैं। पाठ का मतलब क्या होता है? मदद। क्या होता है? मदद प्रदान कर रही हैं। तो आपको इसमें बताना है इसका क्या सही आंसर होता है कि उनमें असफलता का भय पैदा कर रहे हैं, या फिर उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करेंगे करके, या फिर प्रश्न के कुछ विकर्षण जोड़कर, या उन्हें अपने विचारों को शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या वह कर रहे हैं, यानी कि मदद प्रदान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर होता है कि भय पैदा करके, यह बिल्कुल गलत होता है। समस्या का क्या कर रहे हैं? आधा समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो यह आपका क्या कहलाया जाएगा? यह आपका मदद कहलाया जाएगा, यानी कि बच्चे को जहाँ तक आ रहा है लेकिन उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो वह आपका जो चीज़ें हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ विकर्षण जोड़कर यह गलत होता है। विचारों में अशाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके यह नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। पाठ का मतलब होता है किसके अनुसार है? यह आपका वाइगोत्स्की के अनुसार है। तो इसको हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं, यानी कि बच्चे को, जैसे बच्चा है आपका साइकिल चलाना सीख रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पीछे से पकड़ लेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी और बच्चा है जल्दी से सीखना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, हावर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाढ़, लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, क्या सही इसका आंसर होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि इसमें किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है। तो हावर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसके सिद्धांत दिया गया है? तो भाषाई बुद्धि के बारे में बताया गया है। भाषाई बुद्धि के बारे में बताया गया है। भाषाई बुद्धि के बारे में ऐसा नहीं है, जी घटक के बारे में गलत होता है। जीन पियाजे की बात करते हैं तो इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था।
पाड़ के बारे में किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने बताया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक परिपक्वता, यह नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण का प्रयोग किया है। इनका कहना था कि बच्चा है वह समाज, संस्कृति और आपकी यानी जो अपनी भाषा होती है, इन चीज़ों के माध्यम से सीखता है। यह उसके यंत्र होते हैं, टूल होते हैं। तो क्या होते हैं? समाज, संस्कृति और भाषा। यहाँ तक बात क्लियर। SCL की बात की गई है, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज की। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आ जाता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में किसे समुन्नतः करती है? तो आपको बताना है एक प्रगतिशील कक्षा है, इसमें इसका सही आंसर बताना है कि ज्ञान सृजन की चाह होती है, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव होता है, सामाजिक संदर्भों से अलगाव होता है, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण होता है। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा है किसे समुन्नत करती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सही आंसर बताना है। तो ज्ञान का सृजन है, इसकी चाह होना इसको क्या करती है? समुन्नत करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। विमुखता का भाव नेगेटिव हो जाता है, अलगाव आता है, वहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाता है। संदर्भ यहाँ तक ठीक था, लेकिन अलगाव यहाँ पे दे दिया, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। हमें कंठस्थीकरण नहीं करना है अपनी विषय वस्तु को, यह भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है कि हमें ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान के सृजन की हमें चाह होनी चाहिए, हमें चीज़ें सीखने में हमारी समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है कि उसके पास किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है, यानी कि किस में मधुलिका है, किस में है? नृत्य में, डांस की बात की गई है। और योग कला में क्या है? बहुत ही ज़्यादा निपुण है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है कि उसकी जो बुद्धि है किस प्रकार की उच्च स्तरीय बुद्धि है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। तो आपको बताना है अंतः वैयक्तिक बुद्धि है, अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, या फिर शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि है, या संगीतात्मक बुद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि उसकी बुद्धि कैसी है? शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि है। तो वह नृत्य भी कर रही है, उसके शरीर में हलचल होगी, यानी कि हाथ पैरों से वह क्या करेगी? गति करेगी। और योग में भी क्या करेगी? इसी तरीके की उसमें भी अभ्यास करेगी। तो आपका क्या कहलाता है? यह आपका शारीरिक गतिक बुद्धि कहलाता है, शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? आपको बताना है कि जेंडर सशक्तिकरण है, जेंडर समानता है, जेंडर पक्षपात है, जेंडर समतुल्यता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि एक अध्यापक क्या कर रहा है कि प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। तो यह प्रत्यक्ष किस चीज की क्या कर रहा है? प्रस्तुति कर रहा है। तो इसका सही आंसर होता है यह आपका जेंडर पक्षपात है, भेदभाव कर रहा है। जेंडर क्या है? जेंडर बायस है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही आंसर हो जाता है, क्योंकि लड़कों को ही क्या दे रहा है? अवसर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन लड़कियों को नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है वह क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है आपका। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्या है? फिक्स है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बनना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका क्या होती हैं? परिणाम होती हैं। तो आपको बताना है कि केवल आनुवंशिकता का होती हैं, केवल पर्यावरण का होती हैं, आनुवंशिकता का और पर्यावरण दोनों का होती हैं, या न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण का। तो आपको बताना है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होता है कि केवल आनुवंशिकता आपकी, ऐसा नहीं है,
केवल आपका इन्वायरमेंट नहीं है, पर्यावरण नहीं है, न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण, यह गलत होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है कि आनुवंशिकता का और पर्यावरण का, इन दोनों का क्या कर रही है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का परिणाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाता है। जहाँ पे भी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों दिए हों तो वह आपका हमेशा सही आंसर होगा। मैं आपको की पॉइंट को साथ ही साथ बता देती हूँ, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो आपको बताना है आकलन के संदर्भ में कौन सा इसमें सही हो जाता है कि आकलन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया जाना चाहिए। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है। कहाँ होता है? निर्देश के अंत में होता है। ऑप्शन थर्ड आता है कि मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, या अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को शामिल करता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। तो सही बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, समझना कि आकलन मानकीकृत, यहाँ पे मानकीकृत मैंने आपको हर वीडियो में बताया है इन चीज़ों को, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो यह आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, गलत होता है। ठीक, केवल आ जाए वह भी आपका गलत हो जाएगा, यहीं पे कर दीजिए। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को, बिल्कुल गलत है। स्तर मानकर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी तुलना करेंगे, यह नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही आंसर होता है कि सीखने के लिए, आकलन के लिए यानी अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों के द्वारा स्व आकलन को शामिल करता है। स्व आकलन का मतलब है बच्चे हैं, स्व आकलन यानी कि अपने आप आकलन करते हैं, इन चीज़ों को इसमें क्या करता है, शामिल करता है। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए, तो आपको बताना है किसी सोच के लिए, समालोचनात्मक चिंतन के लिए तो अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, तो खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, या एक शब्द में जवाब देने वाले प्रश्न, या वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल हो। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। समालोचनात्मक सोच की बात की गई है, यानी कि क्रिटिकल सोच की बात की गई है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि यह आपका क्या हो जाता है, इसमें खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल होते हैं, बिल्कुल बात सही है। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है, तो ऐसे प्रश्न आपके समालोचनात्मक चिंतन का चिंतन वाले नहीं होते हैं। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न यह भी आपके गलत हो जाते हैं। वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण होता है, यह भी गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है कि जो खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं और अपसारी चिंतन वाले प्रश्न होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि यह आपके समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने वाले प्रश्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, तो आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। इसका मतलब होता है सभी के लिए समान शिक्षा। क्या होता है? सभी के लिए समान शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है तो सभी के लिए हमें समान शिक्षा रखनी है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होता है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या होनी चाहिए, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना चाहिए, अगम्य इमारती ढांचा होना चाहिए, या विविधता को स्वीकृति होनी चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि सभी को क्या लेकर चलना है, समान लेकर चलना है। तो मानकीकृत के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव होता है। रूढ़िबद्धताओं को हमें बढ़ावा नहीं देना है, इन चीज़ों को हमें बढ़ावा नहीं देना है, स्टीरियोटाइप को। तो अगम्य इमारती ढांचा होता है, यह क्या होता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। विविधता की स्वीकृति को हमें बढ़ावा देना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। जहाँ पे भी आपको विविधता जैसी चीज़ें दिख जाएं हमेशा सही होती हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में समझना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है। यहाँ से आपके हर सीटेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन बने हैं, किससे? कथन से और तर्क से।
तो आपको इनको ध्यान से समझना है। समझते हैं कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। रीजन में दे रखा है कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर चाहिए, यानी कि ध्यान रखकर करनी चाहिए। तो इसका आपको क्या बताना है, सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों क्या हैं, आपके गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर बताना है कि सुविधा वंचित समूह से आगे आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना जरूरी होता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना क्या हो जाता है, बिल्कुल जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होता है, यानी कि आपका कथन सही है। रीजन की बात करते हैं, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ध्यान में रखकर कैसे कर सकता है बच्चा, किसकी पाठ्यचर्या की बात हुई है यहाँ पे, तो यह गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही होता है, यानी कि कथन आपका सही हो जाता है और आपका तर्क क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तर्क गलत है आपका, कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है, यह गलत भी हो जाता है। यह भी ए सही है लेकिन आर आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है, आपको बताना है। जो पठन वैकल्य है यह किस प्रकार की क्या है, विकलांगता है, आपको बताना है। अधिगम विशिष्ट है, संवेदी है, व्यवहारात्मक है या फिर गत्यात्मक है। जो आपका पठन वैकल्य होता है ये इसमें किस प्रकार की क्या है, विकलांगता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपको सही आंसर बताना है। तो यह आपकी क्या हो जाती है, यह आपकी अधिगम विशिष्ट हो जाती है। कैसी है, सीखने में क्या हो जाती है, यानी कि अधिगम विशिष्ट हो जाती है। पठन वैकल्य ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। संवेदी, व्यवहारात्मक, गत्यात्मक यह आपका नेगेटिव होते हैं। तो क्या है, यह आपकी पठन वैकल्य है, यह अधिगम विशिष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, आपको बताना है। तो बाधित संप्रेषण होता है, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह होता है, उच्च स्तरीय शब्द भंडारण होता है, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध होता है। तो आपको बताना है कि स्वलीनता विकार का इसमें विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है। तो बाधित संप्रेषण होता है स्वलीनता के लिए, या फिर दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह होता है, उच्च स्तरीय शब्द भंडारण होता है, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध होता है। तो यह आपके सभी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, यह आपका क्या हो जाता है, बाधित कम्युनिकेशन होता है, बाधित संप्रेषण हो जाता है। किसके लिए, स्वलीनता विकार के यह विशिष्ट लक्षण होता है, क्या होता है, बाधित संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ जाता है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो शिक्षार्थियों की क्या की जा सकती है, आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो आपको बताना है बच्चे कैसे हैं, विभिन्न विभिन्न योग्यताओं वाले हैं। तो श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो आपको बताना है कि विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे हैं। इसका सही आंसर आपको क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है कि श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर यह इसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। मानकीकृत नेगेटिव होता है, यह भी नेगेटिव आ गया है यहाँ पे केवल। और विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यह गलत हो जाते हैं आपके तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर हम उसकी आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, अधिगम की बात करते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, आपको ध्यान रखना है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है,
किस रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, किस रूप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको बताना है संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक या बहुत ही अमूर्त या संयोजित। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाता है कि जो अधिगम होता है, सीखना होता है, यह अर्थपूर्ण कब हो जाता है, तो यह अर्थपूर्ण आपका कब हो जाता है, इसका सही आंसर होता है कि संदर्भ से हटकर, ऐसा नहीं है। अप्रासंगिक यह भी गलत है, बहुत ही अमूर्त यह गलत है, संयोजित ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। कैसा होता है, यह आपका संयोजित होता है। क्या होता है, संयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया है कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए या इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों को तर्क जानने चाहिए या फिर विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देने चाहिए या नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, तो इसका सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया है कि विद्यार्थी में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस भ्रांति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर बताना है कि सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। उन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों के यानी विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना, यह गलत होता है। कंठस्थ करने के लिए निर्देश नहीं देना है। ऑप्शन 4 आता है कि नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, तो यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आ जाता है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको बताना है कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होने चाहिए या विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ होनी चाहिए, तो आपको इसमें बताना है कि केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, केवल सेकंड और थर्ड सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होता है आपका कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए विद्यार्थियों में क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों के द्वारा यानी कि विद्यार्थियों के द्वारा चुनी जा रही हैं चीज़ें, तो चयनित अधिगम शैलियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। आपके तीनों सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका कि रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है, तो वह किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है, आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है, तो वह किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है, तो वह वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्थीकरण को, अनुकरण को। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक तर्क की बात करता है, तो बिल्कुल बात सही है। तार्किक चिंतन की बात बिल्कुल सही है। कंठस्थीकरण नहीं करना, अनुकरण नहीं करना। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड सही हो जाते हैं। फर्स्ट सही है और आपका सेकंड वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होता है। केवल फर्स्ट और सेकंड सही हैं कि यहाँ पे गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने में अवसर प्रदान करता है, तो यह बढ़ावा देना चाह रहा है वैज्ञानिक तर्क को और तार्किक चिंतन को। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को
कम महत्व देती है, तो आपको बताना है व्याख्यान है, पूछताछ है, चर्चाएं हैं, खोज अन्वेषण है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से अध्यापक के द्वारा अपनाई गई विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। तो कम महत्व देने का मतलब है बहुत ही कम महत्व दे रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होता है यह आपकी जो व्याख्यान विधि है यह कम महत्व देती है। पूछताछ भी आपकी बहुत ज़्यादा महत्व देती है, चर्चा आ जाए, खोज आ जाए, यहाँ पे यह तीनों आपके हमेशा सही आंसर होते हैं। यहाँ पे व्याख्यान विधि है यह आपकी बहुत ही कम महत्व देती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए इसी पेपर में, आप देख सकते हैं कथन और तर्क से, कथन और कारण से। आपको कथन दे रखा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा है एक बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। तो यह आपका सही होता है या नहीं होता, आपको बताना है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो सही विकल्प आपको बताना है कौन सा सही होता है। यहाँ पे आपको यह दे रखा है, यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन आपको कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर हैं दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि क्या होता है इसका सही आंसर। यहाँ पे आपकी बात करती हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। आंतरिक खुशी के लिए बच्चा काम कर रहा है तो अंदर से क्या है, वह मोटिवेटेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यह सही हो जाता है, कथन आपका सही है। शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो यह आपका गलत हो जाता है, यानी कि आपका ए सही है और आर आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है कि यह गलत है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कि ए सही है लेकिन आर आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है कि कार्यात्मक स्थिरता की, अपसारी चिंतन की, केंद्रित ध्यान की, या फिर सादृश्य मूलक चिंतन की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताना है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है, कार्यात्मक स्थिर। क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है। तो आपको बताना है अधिगम असहायता को, मस्तिष्क शुद्धता को, या फिर उच्च स्तरीय स्व अस्मिता को, या फिर संबद्धता के भाव को। क्वेश्चन नंबर 28 का आपको सही आंसर बताना है कि विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मान रहा है और वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा उसकी स्थिति को, कौन सी स्थिति को जन्म दे रही है, तो अधिगम असहायता को जन्म दे रही है। किसको दे रही है, वह अधिगम असहायता को जन्म दे रही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, जो आपको बताना है कि जो आपकी अवधारणाएं हैं इनको इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों को सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, या फिर उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्या बनाएं, क्रियाशील बनाएं, या फिर उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, या केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अवधारणा को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, जो क्या करना चाहिए, जो आपका विद्यार्थियों में असफलता के प्रति चिंता पैदा करेगा। यह गलत होता है। स्कीमा को क्या बना रहा है, क्रियाशील बना रहा है। किसके माध्यम से, पूर्व ज्ञान के माध्यम से। तो यह बात सही है।
अप्रासंगिक आपका नेगेटिव हो जाता है, गलत हो जाता है। केवल उच्चतर, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 सही होता है कि उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्या बना रहा है, क्रियाशील बना रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। घोषणात्मक ज्ञान के बारे में बताना है कि किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, या युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, या फिर किसी समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है कि किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया में व्याख्या करता है। तो यह गलत हो जाता है। ज्ञान के मुख्यतः ज्ञान के क्या कौन पहलुओं के बारे में जानना, समस्या समाधान में कोई भूमिका नहीं है, गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है कि युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, अंडरस्टैंडिंग की क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, इनको समझा दिया है। यह पेपर आपका 29 दिसंबर 2022 का पेपर था, तो इसको मैंने करा दिया है 7 फरवरी 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सभी क्लासेस को करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।